आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया। और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। देखिए, जो आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 का है। और उस समय इसको नाम दिया गया था मर्केंटाइला। मर्केंटाइला का मतलब होता है समुद्र के द्वारा व्यापार करना। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से जो सामान ले जाते थे, वहाँ से जो ले आते थे, वो समुद्र के द्वारा लाते थे। उस समय और कोई सिस्टम नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने इसके नाम को दिया मर्केंटाइला, सामुद्रिक विधि। तो जो ये सामुद्रिक विधि थी, तो हम लोग बाद में लोग कहने लगे कॉमर्शियल लॉ। इसको बाद में हम लोग कहने लगे वाणिज्यिक विधि, कॉमर्शियल लॉ। तो जो कॉमर्शियल लॉ हम लोग का था, उसमें हम लोग 3 प्रकार के लॉ को पढ़ते थे। पहला हम लोग का था भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा हम लोग पढ़ते थे माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरा हम लोग पढ़ते थे भारतीय साझेदारी अधिनियम, जिसको हम लोग कहते थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये तीनों एक्ट एक साथ था और इसका नाम था कॉमर्शियल लॉ 1872। कॉमर्शियल लॉ 1872, तीनों लॉ को हम लोग उस समय एक साथ पढ़ते थे। तो ये जो एक्ट बना था, इसमें एक्ट में जो है 11 चैप्टर थे। जो ओरिजिनल एक्ट 1872 का था, ये 11 चैप्टर में डिवाइड था। और जो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन थी 266, 266 धाराएं थी और 11 चैप्टर थे। और जो ये एक्ट है, ये 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ। तो जब आप लोग से एग्जामिनेशन में पूछा जाए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन की तिथि, आप इसमें लिखोगे 1 सितंबर 1872। अब ये 1872 का एक्ट नंबर क्या था, अधिनियम क्रमांक क्या था? 1872 का ये एक्ट नंबर है 9, एक्ट नंबर 9 ऑफ द 1872। इसका मतलब ये होता है कि 1872 में, 1872 में इसके पहले 8 एक्ट बन चुके थे। जब इसका नंबर आया तो इसका नंबर रखा गया 9th। तो इसको आप लोग पढ़ोगे एक्ट नंबर 9 ऑफ द 1872, 1872 का अधिनियम क्रमांक। ये पीटी का सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद क्या हुआ कि जो इसमें सेक्शन नंबर 76 से 103 थी, 73 से जो 103 थी, इसको बाद में जो चैप्टर नंबर 7 के रूप में था, धारा 6 जो इसमें दिया गया था 73 से 123, जो चैप्टर नंबर 7 के फॉर्म में था, का टाइटल था सेल ऑफ गुड्स, मालों का विक्रय कैसे होगा। इसको कॉमर्शियल लॉ से अलग किया गया और इसको अलग से लॉ डेवलप कर दिया गया और उसका नाम दिया गया माल विक्रय अधिनियम 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक, ये अलग कर दिया गया। और जो सेल ऑफ गुड एक्ट अलग किया गया, इसमें ध्यान रखिएगा 66 धाराएं हैं, 66 माल विक्रय अधिनियम में, और 12 चैप्टर है। और जो ये सेल ऑफ गुड एक्ट है, माल विक्रय अधिनियम है, ये 1930 का, 1930 का एक्ट नंबर 3 है। अब हम लोग जो सेल ऑफ गुड्स को पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं कि अलग से एक्ट में, जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, माल विक्रय अधिनियम 1930। इसी के 2 साल के बाद 1932 में, 1932 में, जो चैप्टर नंबर 11 था, 11, चैप्टर नंबर जो 11 था, 11 था 239 से 266, जिसमें पार्टनरशिप शब्द को प्रयोग किया गया था। इसको भी हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉमर्शियल लॉ से हटाया और अलग से एक्ट बना दिया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो ये नया कानून बना, इसमें 74 सेक्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, और ये जो है 8 चैप्टर में डिवाइड है, 8 चैप्टर में डिवाइड है। 1932 में बना है और इसका जो एक्ट नंबर है वो 9 है, एक्ट नंबर इसका 9 है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग का ओरिजिनल था, जो 11 चैप्टर में था, अब वो कम हो गया 9 चैप्टर, 9 चैप्टर में आ गया। और इसके बाद इसके जो सेक्शन नंबर 76 से 123, अब वो हटा दिया गया, क्योंकि उस पर नया एक्ट बन गया है माल विक्रय अधिनियम।
इसके जो सेक्शन नंबर 239 से 266 था, ये भी हटा दिया गया क्योंकि इसके जगह पर बन गया इंडियन पार्टनरशिप। अब देखिए, जो ये हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट कहता है सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 75। सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर जो 75 है, 75 है, उसमें कहा गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के सामान्य सिद्धांत। यानी जो हम लोग संविदा बनाते हैं, हम लोग जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं, उसके जो सिद्धांत है। जब तक हम सिद्धांत को नहीं समझेंगे, उन सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो लीगल नहीं होगा। हमारा जो एग्रीमेंट है वो चला जाएगा सोशल एग्रीमेंट, सामाजिक करार में। हमारा एग्रीमेंट जो है वो चला जाएगा कहाँ पर? वाइड एग्रीमेंट, शून्य करार में। हमारा एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एग्रीमेंट जो होगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाएगा। और कहीं हमने और गलती किया तो हमारा एग्रीमेंट चला जाएगा इनलीगल एग्रीमेंट। और हमको चाहिए क्या? एक संविदा के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? लीगल एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो फोर्सबिल बाय लॉ हो। तो फोर्सबिल बाय लॉ तभी होगा जब हम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 के बीच में जितने भी प्रिंसिपल दिए गए उसका हम पालन करें। अदरवाइज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो लीगल नहीं हो। ये फर्स्ट पार्ट कहता है, जिसको हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 में स्टडी किया। इसका सेकेंड पार्ट है, वो कहता है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के प्रकार। जो संविदा हम लोग बनाते हैं वो कितने प्रकार की होती है, जिसको नाम दिया गया स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट संविदा। इसमें हम लोग का आता है इंडिमनिटी, क्षतिपूर्ति, गारंटी, प्रत्याभूत, एलिमेंट, उपनिधान, रेज्ड, गिरवी। ये जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये है क्या है? विशिष्ट शब्द। पीटी के एग्जाम में आता है कि विच आर द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट संविदा है? अब लिख दिया शून्य करार, वैध करार। सी में उसने दे दिया समाश्रित संविदा, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और डी में दे दिया गारंटी। तो आप जल्दीबाजी में क्या करोगे? आपने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे एक्ट का नाम है, वो स्पेसिफिक नाम नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा, जो गारंटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है, वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके जनरल प्रिंसिपल क्या है, जो हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेकर 75 में पढ़ते हैं। तो इसका जनरल प्रिंसिपल है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा बनती कैसे है। तो उसके लिए आप लोग को 3 फार्मूला बताया गया। वो 3 फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि आप अगर उसको तीनों फार्मूला को याद रखोगे तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिक्कत नहीं। पहला फार्मूला आप लोग को बताया गया था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन। पहला आपको फार्मूला बताया गया। वचन बन गया, प्रॉमिस बन गया। दूसरा फार्मूला आपको बताया गया था, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जो वचन बन गया, वचन में अगर प्रतिफल आ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। तीसरा और अंतिम फार्मूला आपको बताया गया था कि लीगल एग्रीमेंट प्लस फोर्सबिल बाय लॉ। जो आपको लगता है कि मेरा लीगल एग्रीमेंट है, अगर उसको कानून मान्यता दे देती है, फोर्सबिल बाय लॉ हो जाती है, तो वो बन जाता है कौन? संविदा। ये 3 इसके फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। तो फार्मूला नंबर 1 है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। इसमें 2 बातों को आपको और याद रखना। पहला बात ये याद रखना है कि जब ऑफरर अपना ऑफर, प्रस्तावक अपना प्रस्ताव सामने वाले के सामने रखता है, तो जो सामने वाला है वो क्या क्या कर सकता है। पहला तो सामने वाला साफ मना कर सकता है, क्लियरली कह सकता है कि मुझे आपके साथ कोई भी व्यापार नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई गिफ्ट टेक नहीं करना है, मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बना कर, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि ऑफरर का ऑफर लैप्स हो गया, प्रस्तावक का प्रस्ताव गिर गया। तो जब ऑफरर का ऑफर लैप्स कर गया तो आगे अब कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, खत्म हो गया, उस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। ठीक। दूसरा, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या करे, ऑफर को डिनाई तो ना करे, मना तो ना करे,
बल्कि अपनी ओर से कोई नई कंडीशन लगा दे, नई कंडीशन लगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कहता है बी से कि मैं आपको अपनी घड़ी 500 रुपए में बेचना चाहता हूं। बी नहीं नहीं कह रहा है। अगर बी कहता है मुझे घड़ी की जरूरत नहीं है, तब तो ऑफर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बी कहता है कि मैं 300 रुपए दूंगा। बी ना तो हाँ कह रहा है ना तो नहीं कह रहा है, बल्कि अपनी ओर से एक नया प्रपोजल दे रहा है। प्रपोजल बी ये दे रहा है ए को कि मैं आपको 300 रुपए दूंगा। तो जब ऑफर के बदले में ऑफर आता है, इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। ऑफर के बदले में जब ऑफर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रति प्रस्ताव। प्रति प्रस्ताव, ठीक। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ये फार्मूला नंबर फर्स्ट के साथ ये कंडीशन जुड़ी हुई। फार्मूला नंबर सेकंड, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। देखिए, जब प्रॉमिस बन जाता है, जैसे प्रॉमिस बना वैसे क्या होता है कि जो ऑफरर होता है, प्रस्तावक होता है, उसका नाम बदल जाता है। वो कहलाने लगता है प्रॉमिसर, वचनदाता या प्रतिज्ञाकर्ता, हिंदी में दो नाम। और जो एक्सेप्टर होता है, जिसने स्वीकार किया है, उसका भी नाम बदलेगा। उसका नाम हो जाता है प्रॉमिसी। प्रॉमिसी, वचन ग्रहीता या प्रतिज्ञा ग्रहीता, ठीक। वचन और प्रतिज्ञा एक ही चीज है। तो जो प्रॉमिसर होता है वो अगर प्रॉमिसी को कुछ देने के लिए कहता है और उसके बदले में प्रॉमिसी भी उसको कुछ देने के लिए कहता है, कुछ के बदले कुछ, ठीक। यहां पर कुछ के बदले कुछ क्या होगा, या तो कैश या तो काइंड्स, या तो कैश या तो काइंड्स। और ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉमिसर की ओर से जो चल रहा है उसके अगेंस्ट वाला देना है प्रॉमिसी को। अगर प्रॉमिसर कोई काइंड्स दे रहा है, वस्तु दे रहा है, तो प्रॉमिसी को काइंड्स नहीं देना है। काइंड्स के बदले अगर काइंड्स दिया जाएगा तो वो कहलाता है एक्सचेंज, विनिमय। और वो गवर्न होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं। एक देगा काइंड्स तो दूसरा देगा कैश। यदि पहला वाला दे रहा है कैश तो दूसरा वाला देगा काइंड्स। एक चीज तो दिमाग में ये सेट कर लो। तो जो कुछ के बदले कुछ होता है, इसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कंसिडरेशन। हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल, दूसरे से मिलने वाला फल। एक तो ये होता है जो हम खुद अपना फल खरीद के खाते हैं, दूसरा ये होता है कि जो हमें दूसरे से फल मिलता है। अगर ए कह रहा है कि मैं अपनी घड़ी आपको 500 रुपए में बेचूंगा, बी कहता है मुझे मंजूर है, बी उसको 500 रुपए दे देता है ए को, और ए अपनी घड़ी दे देता है बी को। तो यहाँ पर ए के लिए प्रतिफल क्या है, 500 रुपए। कंसिडरेशन क्या है, 500 रुपीज। बी के लिए क्या है, घड़ी, क्लॉक। ये पीटी के एग्जाम में आप लोग से पूछा। अब ये जनरल रूल्स तो ये कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वाइड, नडम पैक्टम, आप लोग को पढ़ाया गया था। लेकिन ये कहा गया है कि ये जो जनरल प्रिंसिपल है ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब जिसका कोई अपवाद ना हो, ऐसा नहीं, इसके अपवाद भी हैं। तो जो इसके अपवाद है वो आप लोग को बताया गया था, सेक्शन नंबर 25 में दिया गया। 25 का 1, 25 का 2, 25 का। नेचुरल लव अफेक्शन से जुड़े हुए लोग अगर आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसमें अगर कंसिडरेशन की बात नहीं है और वो एग्रीमेंट अगर रिटेन है और रजिस्टर्ड है तो वैलिड होगा। प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से बंधे हुए निकट संबंधियों के बीच किया गया करार वैध होगा, ठीक है, बिना प्रतिफल के भी, यदि वह करार लिखित हो और पंजीकृत। ये 25 का फर्स्ट कहता है। इसमें आप लोग को हमने राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतोनाथ मुखर्जी का केस भी बताया। दूसरा ये कहा गया है कि अगर कोई भूतपूर्व सेवा है, अगर हमने कोई सेवा किसी को प्रदान किया है, भूतपूर्व है, और उसमें अगर प्रतिफल नहीं है तो उसको भी हम लोग का क्या मानते हैं, वैध मानते हैं। तीसरा है काला और रोधित ऋण। अगर कोई ऐसा हमारा कर्ज है जो टाइम पीरियड बीत गया है, समय सीमा खत्म हो चुका है, और बाद में जो क्या नाम है ऋण देने वाला है वो हमको उतना पैसा नहीं दे के कुछ कम पैसा देता है और कहता है कि इतना लेना हो तो आप ले लो क्योंकि आपका टाइम तो खत्म हो चुका है, आप लीगली नहीं वसूल सकते। तो वहाँ पर भी कहा गया कि कंसिडरेशन जो है वो हम बिना भी प्राप्त कर सकते।
इसके बाद आप लोगों को बताया गया दान के मामलों में, तो गिफ्ट होता है वहां पर संविदा तो बनती है, जो संविदा प्रतिफल होता है गिफ्ट के मामलों में लागू नहीं होता, क्योंकि गिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि विदाउट कंसिडरेशन। फिर जो संविदा की समय सीमा है, हम लोगों ने जितने समय के लिए संविदा किया है, अगर उसकी समय सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, 1 वर्ष को 2 वर्ष में करना चाहते हैं, 2 वर्ष को 5 वर्ष में करना चाहते हैं, तो वो जो समय सीमा बढ़ाने के लिए हम लोग नया एग्रीमेंट करते हैं, वहां पर कंसिडरेशन की जरूरत। फिर आप लोग को बताया गया था कि एजेंसी के निर्माण के लिए संविदा प्रतिफल की जरूरत नहीं है। अगर 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई एजेंसी बनाना चाहते हैं, कोई फर्म बनाना चाहते हैं, तो शुरू में किसी को कोई कंसिडरेशन नहीं रहता, बल्कि फ्यूचर में कहा जाता है कि फ्यूचर में जो भी लाभ होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रेजेंट में कुछ नहीं रहता। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको ये बताया गया था कि जो कंसिडरेशन है वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी, भूतकाल का भी हो सकता है, वर्तमान काल का भी हो सकता है, और साथ साथ क्या हो सकता है, भविष्य काल। एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए। जो हम लोग का कंसिडरेशन होता है वो कोई जरूरी नहीं कि सफिशियंट हो, पर्याप्त हो। ये कहा गया कि प्रतिफल होना चाहिए, बस कितना होना चाहिए इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर इनसफिशियंट रूप में हमको कंसिडरेशन मिलता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो भी वैलिड होगा, वो भी वैलिड होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई गाय है, अच्छी गाय है, वो डेली जो है 10-20 लीटर दूध भी देती है, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको हम किसी को 20 रुपए में बेच देते, 50 रुपए में बेच देते, तो लगता तो है कि 50 रुपए तो आज के समय में 1 लीटर दूध की ही कीमत है। अब वो 10 लीटर सुबह, 10 लीटर शाम दूध भी दे रही है, यानी कि अगर 20 लीटर दूध दे रही है तो 50 रुपए के हिसाब से क्या है, वो 1000 रुपीज़ का दूध बिक रहा है और हम 100 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो कारण ये है कि जो गाय का बेचना, गाय का खरीदना, इसके लिए कोई लॉ डेवलप नहीं, ये पक्षकारों की अपनी सहमति है, जितने में चाहे उतने में बेच दे। लेकिन जहां पर गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखा, वहां पर हम लोग कंसिडरेशन जितना फिक्स है उससे नीचे का नहीं लेंगे, ऊपर का दे सकते हैं। जैसे प्लाट है, बाग है, बगीचा है, खेत है, इसका सर्किल रेट रजिस्ट्रेशन एक्ट में तय रहता है। इतने रुपए से कम पर कोई खेत नहीं बिकेगा, तो वहां पे कंसिडरेशन का मिनिमम प्राइस फिक्स है। ये ध्यान रखिएगा, इस पे ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जो हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैध संविदा का निर्माण करते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी है। तो पहला इंग्रेडिएंट्स ये कहता है कि सबसे पहले जरूरी है कि 2 कॉम्पिटेंट पर्सन, 2 सक्षम लोग हों। सक्षम का मतलब क्या है, मेजर हो, मेजर के साथ साथ क्या हो, साउंड माइंड हो, वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो, दोनों के दोनों। ये दोनों के दोनों में जो होंगे वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद ये कहा गया कि जो 2 पार्टीज है इनके बीच में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। जो भी एक दूसरे से खरीद रहे, बेच रहे, जो भी कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो जो एग्रीमेंट करते हैं या तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म होगा या तो वाइड एग्रीमेंट में। सेक्शन नंबर 19 कहता है कि अगर किसी की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, अब वो चीज़ें जो कंसेंट ली गई है सेक्शन नंबर 15, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। 15 में कहा गया है कि आप लोग को कोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पीड़न, प्रपीड़न। 16 में कहा गया अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर। 17 में कहा गया फ्रॉड, धोखा। 18 में कहा गया मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या व्यपदेशन। तो धारा 19 कहती है कि अगर ये 4 तरीके से किसी की कंसेंट लिया गया है तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बने। लेकिन अगर किसी की कंसेंट भूल या गलती से लिया गया है, सेक्शन नंबर 20 वाला, तो 19 कहता है कि वो हो जाएगा वाइड एग्रीमेंट। तो दूसरा हमने इंग्रेडिएंट्स बताया कि फ्री कंसेंट। तीसरा है उसमें कहा गया है कि फ्री कंसेंट के साथ कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन, प्रतिफल। फोर्थ इंग्रेडिएंट्स ये कहता है कि जो एग्रीमेंट करे वो फोर्सबल बाय लॉ हो, ऐसा करार करे जो कि कानून के द्वारा मान्यता रखता।
अगर ये सब कंडीशन फुलफिल है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड फॉर्म में बन जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी ने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो क्या होगा, क्योंकि जो अभी हमने आपको बात बताई सेक्शन नंबर 10 कहता है, सेक्शन नंबर 11 कहता है कि जो माइनर हैं, जो इंसॉल्वेंट हैं, जो पागल है, वो वैध संविदा नहीं कर सकते, लीगल एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये उठता है अगर कर ही लिया तब क्या होगा। इसका आंसर न तो 10 में मिलता है न तो 11 में मिलता है। तब इसके आंसर के लिए मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष इसको, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने यह डिसाइड किया कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एबिनिशो वाइट प्रारंभतः बड़ा स्ट्रिक्ट कठोर नियम बना दिया कि अगर आपने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो ये हो जाएगा क्या, शून्य, और प्रारंभतः शून्य एबिनिशो वाइट। क्वेश्चन ये उठा कि जो माइनर है उसका कोई गार्जियन नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो वो कैसे अपने जीवन को सरवाइव करे, कैसे जिंदा रहे। उसको भी चाहिए खाने के लिए रोटियां मिले, उसको भी चाहिए रहने के लिए मकान मिले, उसको भी चाहिए तन ढकने के लिए कपड़े मिले, उसको भी लगता है कि हम भी एजुकेशन ले, उसको भी लगता है कि जब हम बीमार पड़े तो हमारे उपचार हो, हमको पैसे मिले ताकि हम उपचार वगैरह करा सके, बीमारी दूर करा सके। तब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका आंसर देता है 68 कहता है कि अगर कोई मेजर पर्सन माइनर की हेल्प करना चाहता है, और जो माइनर की हेल्प करना चाहता है वो नेसेसिटी के लिए, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, और माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी हो, दो चीजें हैं, माइनर के हम हेल्प करना चाहते हैं और वो किस चीज के लिए, नेसेसिटी के लिए, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, पहली चीज। दूसरा चीज, जो हम हेल्प करना चाहते हैं वो माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब हम उसके प्रॉपर्टी को देखकर प्रॉपर्टी के साथ हम एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम ठीक है आपकी मदद करने को तैयार है, अगर आप मेरा पैसा नहीं रिटर्न करोगे तो हम आपके प्रॉपर्टी से वो पैसा वसूल। इस तरह जो होता है मेजर नेसेसिटी को ध्यान में रखकर कर सकता है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सेप्शन है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। 68 कहलाता है आधी संविदा, अर्ध संविदा। या आधी ही संविदा है, पूरी नहीं है, क्योंकि कानून ये मान्यता देता है, कानून ये कहता है किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से धनी मत होने दो। तो अगर माइनर आपका नेसेसिटी के लिए पैसा लेके बैठ गया, नहीं दे रहा है, तो माइनर धनी हो रहा है ना, तो कानून कहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी से वसूल लो। इसी को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग को बताया गया था जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अर्ध संविदा होती है, संविदा कल्प जिसको कहते हैं, ये केस लॉ से डेवलप हुआ है। मॉसेस वर्सेस मैकफार्लान 1760 का केस है। इसके जो न्यायाधीश थे लॉर्ड मैंसफील्ड महोदय, उन्होंने कहा था किसी भी व्यक्ति को अनायास रूप में धनी मत हो, किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से धनी मत हो, धनी होना चाहे तो वैध तरीके से धनी हो। तो इसी पर जो है हम लोग का 68 बेस करते। ये कहा गया कि जनरल रूल्स ये है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, बट इसका एक्सेप्शन कहता है कि माइनर की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर और माइनर के नेसेसिटी के लिए अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो वैलिड होगा। और वैलिड कैसे होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है लेकिन हम उसके नेसेसिटी को न ध्यान में रखकर उसके लग्जरी आइटम के लिए हम उसके साथ एग्रीमेंट करते, लग्जरी आइटम, मान लीजिए माइनर के पास एक मकान है 20 लाख रुपए का, माइनर कहता है मुझे कार खरीदनी है, मुझे आप 10 लाख रुपए दे दो, आपने 10 लाख रुपए दे दिए, तो क्या माइनर की प्रॉपर्टी से आप 10 लाख रुपया वसूल सकते हैं अगर माइनर वापस ना करे? क्योंकि आप कंडीशन को तोड़ रहे हो। कंडीशन कहता है नेसेसिटी, कार नेसेसिटी है, नो सर, इसलिए आपको नहीं मिले। इसका नाम रख दिया गया लग्जरी आइटम, भोग विलास की वस्तु। एक आवश्यकता की वस्तु होती है, एक भोग विलास की वस्तु होती है, तो भोग विलास वाले भी नहीं मिलेगा। अब ये कहा गया कि जो हम लोग ये सब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तरह तरह का, वाइट के फॉर्म में करते हैं, वाइडेबल के फॉर्म में करते हैं, लीगल के फॉर्म में करते हैं, सोशल के फॉर्म में करते हैं, हमको रेमेडीज तभी मिलेगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब। अगर हमने कोई वाइट किया है कुछ नहीं मिलने वाला, हमने सोशल किया है कुछ नहीं मिलने वाला है,
इलीगल किया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अगर हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया है तब क्या होगा? अगर सामने वाला संविदा को तोड़ता है, एग्रीमेंट के कंडीशन को ब्रीच करता है, तो 73 से 75 में हम उससे क्या कर सकते हैं? रेमेडीज मांग सकते। रेमेडीज, उपचार कहाँ मांगेंगे? सिविल कोर्ट में मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? सिविल सूट के द्वारा मांगेंगे। जो विक्टिम होगा, पीड़ित होगा, वो बनेगा प्लेंटिफ, वादी। जिसने संविदा को तोड़ा है वो बनेगा डिफेंडेंट। सूट चलेगा प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। और ये कहा गया है कि इसमें जो डैमेजेस होता है वो लिक्विडेटेड होता है और निर्धारित एग्रीमेंट के लेटर में जो प्रॉमिसर प्रॉमिसी होते हैं वो इस बात को लिख लेते हैं कि अगर हम में से कोई भी एग्रीमेंट को तोड़ेगा तो इतना सामने वाले को क्षतिपूर्ति। यदि एग्रीमेंट का लेटर जब बनता है उससे और संविदा टूटने के बीच में अगर कई वर्षों का टाइम पीरियड आ जाता है, अंतराल आ जाता है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, तो ऐसे कंडीशन में जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है उसकी करंट वैल्यू निकलवाई जाती है। करंट में इसकी वैल्यू क्या है, तब कोर्ट उसको डिसाइड करता है, फिर उसको विक्टिम को वो क्या करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 75 है, वो कहता है यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी पक्षकार को, प्रॉमिसर को या प्रॉमिसी को, किसी को भी ये अधिकार मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, संविदा को तोड़ दे, अधिकार मिल जाता है, तो वो संविदा को तोड़ भी सकता है और साथ साथ क्या कर सकता है? सामने वाले से उपचार भी ले सकता है। जो बताया गया था गायिका वाला, सिंगर वाला आपके पास, तो ये हम लोग जो पढ़ते हैं ये जनरल प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रन करता है। ठीक है। जो इसका सेकेंड पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, विशिष्ट संविदा। तो जो संविदा हम लोग बनाते हैं जनरल प्रिंसिपल के द्वारा, वो या तो वो क्या बनेगा? इंडिमनिटी के फॉर्म में बनेगा, क्षतिपूर्ति के रूप में बनेगा, या तो गारंटी के फॉर्म में बनेगा, या बेलीमेंट के फॉर्म में बनेगा, या प्लेस्ड के फॉर्म में बनेगा। किसी न किसी फॉर्म में वो जरूर बनेगा, ये ध्यान रखिए। जब जिस फॉर्म में बनता है उसमें होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी होता है इसमें दो पार्टीज होती, दो पार्टीज। एक को हम लोग बोलते हैं इंडिमनीफायर, एक को हम लोग बोलते हैं इंडिमनीफायर, क्षतिपूर्ति दाता। दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंडिमनिटी होल्डर, इंडिमनिटी होल्डर। तो जो इंडेमनीफायर होता है, क्षतिपूर्ति दाता होता है, वो होता है प्रॉमिसर, वचनदाता। जो वचनदाता होता है वो ये प्रॉमिस करता है, इससे प्रॉमिसी से ये प्रॉमिस करता है कि जो मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ, लीगल एग्रीमेंट कर रहा हूँ, अगर मेरे कंडक्ट से या किसी दूसरे के कंडक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा, और नहीं तो मैं आपको क्या करूंगा? क्षतिपूर्ति दूंगा, डैमेजेस दूंगा। तो जो सामने वाला है उसने क्या किया है? इंडिमनिटी होल्डर, उसके पास ये अधिकार आ गया है कि अगर वो जो इंडिमनीफायर से संविदा कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं तो सिक्योर्ड हूँ, मैं तो सिक्योर्ड हूँ। तभी वो उसके साथ क्या करेगा? कोई संविदा करेगा, और नहीं तो उसके साथ कोई संविदा नहीं करेगा। इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक होता है इंडिमनीफायर, क्षतिपूर्ति दाता बराबर प्रॉमिसर, वचनदाता। दूसरा होता है इंडिमनी होल्डर बराबर प्रॉमिसी बराबर वचन ग्रहीता। ये आपको मालूम होना। इसी के बाद हमने आप लोग को बताया था गारंटी। जो गारंटी का हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है उसमें यह कहा गया कि 3 लोग होंगे, इसमें 2 नहीं बल्कि 3 लोग होंगे। एक होगा क्रेडिटर, एक होगा क्रेडिटर ऋणदाता, एक होगा प्रिंसिपल डेटर मूल ऋणी, और तीसरा होता है श्योरिटी प्रतिभू। प्रतिभू तो पहला एग्रीमेंट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के। पहला जो संविदा होती है वो मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच हो। मूल ऋणी ऋणदाता से ये कहता है कि मुझे आप 10,000 रुपया लोन दे दीजिए,
मैं 10,000 रुपया आपका अदा कर दूँ। तो जो क्रेडिटर है वो ये कहता है भाई कोई गारंटी दो। तो जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को गारंटर। तो जिस व्यक्ति को गारंटर बनाता है उसको कहते हैं श्योरिटी, प्रतिभू। तो जो श्योरिटी होता है वो क्रेडिटर से कहता है कि अगर आपका पैसा प्रिंसिपल डेटर नहीं देगा, मूल ऋणी नहीं देगा, तो मैं आपको दूंगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको दूं। दूसरा संविदा। जो तीसरी इसमें संविदा होती है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के भी, प्रतिभू और मूल ऋणी के भी। जो गारंटर होता है, श्योरिटी होता है, वो ये कहता है कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आप वाले कर्ज के पैसे को मुझे देना पड़ेगा, तो मैं दे तो दूंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है, लेकिन मैं आपसे उसको वसूल मैं आपका क्या करूंगा, आपसे उसको वसूल सकूंगा। इसमें जो सबसे सेफ होता है, सुरक्षित रहता है, वो कौन है? गारंटी वाले एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में कौन सबसे ज्यादा सेफ रहता है? क्रेडिटर को दो लोगों ने गारंटी दिया है। पहला तो प्रिंसिपल डेटर ने दिया है और दूसरी गारंटी दिया है श्योरिटी ने। जब इतनी उसको मिल जाता है तब वो क्या करता है, दे देता है लोन। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, हमसे श्योरिटी मांगता है। ठीक, तो बैंक बिल्कुल क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ये प्रिंसिपल डेटर से हम वसूल लेंगे, नहीं देगा तो गारंटर से ले लेंगे, नहीं होगा तो जो उसने सामान हमको दिया वो हम जब्त कर लेंगे, प्लाट की रजिस्ट्री वगैरह जो भी रहता है। तीसरा कल हमने आप लोग को बताया था बेलीमेंट। ये डेली के रूटीन में हम लोग करते हैं। ये ऐसा क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसके बिना हम लोग का जीवन नहीं चल सकता। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट में इसमें भी दो पार्टीज हो, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। बेलर को कहते हैं उपनिधाता, बेली को कहते हैं उपनीति, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट को कहते हैं उपनिधान की संविदा। इसमें जो बेलर होता है, बेलर निधाता, वो अपना कोई गुड्स, अपना कोई सामान, और कैसा सामान, मोएबिल प्रॉपर्टी, बेली को देता है, डिलीवरी दे देता है बेली, और उसका क्या करता है, पजेशन भी दे देता है टाइम बीइंग के लिए। और बेली कहता है कि जिस पर्पज से आपने दिया है वो पर्पज जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपका सामान आपको वापस कर दूंगा, और आप मेरा लेबर चार्ज मुझे लेबर चार्ज मेरा दे दीजिएगा। तो जो इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट। जैसे ड्राई क्लीनर्स पर हमने अपने कपड़े की सफाई करने के लिए दिया, तो ड्राई क्लीनर्स वाले ने हमसे 200 रुपया लेबर चार्ज मांगा। 2 दिन के बाद हमारा कपड़ा हमको देने के लिए बोला, तो हमारा नाम हो जाएगा बेलर, उपनिधाता। ड्राई क्लीनर का नाम हो जाएगा बेली, उपनीति, और जो हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट। 2 दिन के बाद हम जाएं और रसीद दे तो पैसा दे और अपना सामान वापस ले। अगर 2 दिन बीत जाता है और हम जाते हैं, सामान हम मांगते हैं, नहीं देता, तब हम उसके खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सूट, इसे ध्यान रखिए। इसे से जुड़ा हुआ एक और कॉन्ट्रैक्ट कल हम लोगों ने पढ़ा था, प्लेस्ड, गिरवी। जो गिरवी होता है कि कोई हम अपना वैल्यूएबल चीज किसी दूसरे को देते हैं। पाउनर जो होता है पावनी को देता है। फिर जो पार्टीज होते हैं इनका अलग से नाम दिया गया है। तो जो इनका नाम होता है पाउनर और पावनी, पाउनर और पावनी, इनको हम लोग क्या नाम है, हिंदी में बोलते हैं प्रणयकार, तार। प्रणयकार मतलब पाउनर, प्रणयदार मतलब पावनी। तो जो पाउनर होता है वो अपना कोई वैल्यूएबल चीज देता है पावनी को, क्या समझते चलिए, और उससे एक वादा करता है, प्रॉमिस करता है, इतने दिन के भीतर मैं अपना सामान आपसे वापस ले लूँ। और जो अपना सामान देता है, पोजीशन भी देता है, ओनरशिप भी देता है।
ये कहता है कि अगर मैं 10 दिन के अंदर अपना सामान आपको वापस नहीं ले गया, आपका पैसा आपको वापस नहीं करूँगा, ये सामान आपका हो जाएगा और आप इसके ओनर हो। जो बेलीमेंट में है ओनरशिप हम नहीं देते हैं। बेलीमेंट वाले में बेलर अपने प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं देता, ओनरशिप उसी के पास रहता है। केवल वो देता क्या है? पोजीशन। तो देखो जो प्लेस्ड है गिरवी है, इसका एक एग्जाम्पल है। ए नामक एक लेडीज ने अपना एक ऑर्नामेंट्स सोनार के पास दे दिया और ये बोला कि मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए, 15 दिन के अंदर मैं आपका 10,000 रुपया ब्याज के साथ वापस कर दूंगी। अगर नहीं कर पाती, मैं फेल्योर हो जाती हूँ, असफल हो जाती हूँ, तो ऐसे कंडीशन में ये जो सोने का सामान है आपका आपका तो हमने पोजीशन के साथ साथ इम्प्लाइड फॉर्म में ओनरशिप भी दे दी। इम्प्लाइड फॉर्म में 15 दिन बीता नहीं कि वो सोनार का वो सोने का आभूषण उसका हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर हमने छुड़वा लिया तो हमको फिर वापस मिल जाए। ये ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों ने इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, चाहे वो प्रत्याभूत के रूप में, इम्यूनिटी के फॉर्म में हो, गारंटी के रूप में हो, या वो बेलीमेंट हो, प्लेस्ड हो, कुछ भी हो, अगर इसका भी कॉन्ट्रैक्ट बीच होगा, इसका भी संविदा भंग होगा, तो उसका भी सूट चलेगा 73 से। ध्यान रखिएगा, रेमेडीज मांगने वाली, उपचार मांगने वाली जो सेक्शन है वो 73 से 70 और 73 से 75 में जो रेमेडीज मांगी जाती है वो सिविल कोड, सिविल सूट के द्वारा मांगी जाती है। और सिविल सूट कैसा सिविल सूट? जो हम लोगों ने सी के सेक्शन नंबर 9 सेक्शन नंबर 9 में जो हमने आप लोग को सिविल नेचर के सूट बताया था, इसमें आप लोग को 25-26 तरह के सूट बताए गए थे। उसमें संविदा भंग की क्षतिपूर्ति भी था, यस सर। रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। वही चीज़ यहाँ पर है। तो वहाँ पे हम सिविल कोर्ट में जाएंगे, सिविल सूट फाइल करेंगे और विक्टिम क्या बनेगा? वादी वादी वादी। और जिसने आपको पीड़ा पहुंचाई वो क्या बनेगा? डिपेंडेंट प्रतिवादी। डिपेंडेंट। प्रतिवादी। अगर वादी जीत गया मुकदमा तो वादी क्या बनेगा? सर डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर। और जो हारा वो क्या बनेगा? जजमेंट डेटर। कितने दिन के अंदर जजमेंट डेटर दे दे आपका सामान या पैसा? 30 दिन के 30 दिन के अंदर नहीं देता तब तो फिर उसको प्लस 30 दिन के बाद आप क्या करेंगे? सर एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। किस सेक्शन में? ऑर्डर 21। 36 से 36 से 74। 36 से 74। ठीक है, कहाँ पे फाइल करेंगे? सेम कोर्ट में और या अन्य कोई कोर्ट अगर एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया है हाई कोर्ट द्वारा। और 3 बताया गया था, 3 है एग्जीक्यूशन। पहला सेम कोर्ट, दूसरा एथराइज कोर्ट, तीसरा एथराइज्ड ऑफिसर। अगर किसी न्यायालय को अधिकृत कर दिया गया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूशन इनके यहाँ फाइल होगा तो उसके आप करोगे। ठीक, पहला हम करेंगे सेम कोर्ट में जहाँ से हमको डिक्री मिली, एग्जीक्यूशन कंटेम्प्ट है। हम उस कोर्ट को बताएंगे आपके ऑर्डर का वो कंटेम्प्ट कर रहा है, 30 दिन बीत गया, मेरा सामान नहीं दे रहा है, तो हम सेम कोर्ट में कर सकते हैं। अब अगर सेम कोर्ट के अलावा, ध्यान रखिएगा, उस स्टेट के हाई कोर्ट ने, मान लीजिए बिहार का मैटर है, पटना हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया जिलों के लिए कि इस जिले में ये जज साहब एग्जीक्यूशन सुन। जैसे हमारे इलाहाबाद में क्या है कि 5 कोर्ट एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट में, वो जो जज साहब होते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन लेवल के, उनके पास केवल और केवल एक ही काम है, पूरे जिले के जितने भी डिग्री होल्डर होते हैं उन्हीं के कोर्ट में। तीसरा ये कहा गया है, अगर किसी अथॉरिटी को एथराइज कर दी, प्राधिकारी को अधिकृत कर, ठीक है। कभी कभी आप लोग जानते होंगे कोर्ट में जाते होंगे स्पेशल जज लिखा रहता है, आप लोग जाएंगे कोर्ट में तो उनके में लिखा रहता है स्पेशल जज। स्पेशल जज का मतलब होता है ऐसे जज जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या करता है, एक स्टाइपेंड देकर, उनका पेंशन तो उनको देता है, प्लस उनका एक स्टाइपेंड फिक्स कर देता है 50,000 40,000, प्लस उनको फैसिलिटी दे देता है जजेस वाली।
और उनको कहता है कि आप चूंकि एक्सपीरियंस होल्डर हो, आप डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के रह चुके हो, आपके द्वारा जो केसेस है वो जल्दी से जल्दी निपटाए जाएंगे, तो उनको बोला जाता है स्पेशल जज। तो अगर हाई कोर्ट ने ऐसे अथॉरिटी को एथराइज कर दिया है, उनके यहाँ कोर्ट उनके यहाँ चले। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। कोई प्रॉब्लम सर हो तो पूछ, बोलिए। सर ये बेलमेंट की संहिता, गिरवी की संहिता, ये सबके उपचार 73 से 75 में ही आएंगे। सबका ये ध्यान रखो, जितने भी रेमेडीज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, रेमेडीज वाली सेक्शन केवल 73। जब हम लोग सिविल सूट फाइल करते हैं, आप में से कोर्ट जाता होगा, तो सिविल सूट फाइल करते हैं तो सिविल किस तरह का सूट है। जब प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं, प्लेंट में ऊपर लिखते हैं, अर्चना कुमारी जी क्या लिखती है प्लेंट, उसमें लिखते हैं संविदा भंग का मामला, उसमें लिखते हैं अपकृत्य का मामला, सब लिखा जाता है। आप उसमें लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे गिरवी की संविदा भंग, उपनिधान की संविदा भंग, उसमें लिखेंगे प्रत्याभूत की संविदा भंग, उसमें लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगा, कोर्ट उसमें कंसीडर नहीं करेगा। जब आप लोग क्रिमिनल में बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, बेल एप्लीकेशन तो क्या लिखते हैं उसमें, जमानत, राष्ट्रीय जमानत प्रार्थना पत्र। अरे भाई सेक्शन डालते हैं, थाना डालते हैं, जी सर, थाना का यस सर, यस सर, यस सर, फिर अंडर accused सेक्शन डालते डालते हैं, हैं। जी यस सर, सर, यस सर। उसमें आप लिखते उसके हो बाद न्यायालय ये सीजीएम सरकार बनाम रामलाल, जी जी धारा जी, ये, थाना ये। फिर उसके बाद आप लिखते हो जमानत प्रार्थना पत्र, निवेदन है कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अधिवक्ता है, गरीब है, पता नहीं क्या क्या लिखते हो। यस सर, उसकी कोई वैल्यू नहीं, मान लो जो आप फालतू बातें लिख रहे हैं, इसकी कोई भी वैल्यू किस चीज़ की है। पेलेबल होगे तो 100% बेल मिलेगी, रिजेक्ट नहीं होगा। जी सर, नॉन पेलेबल है तब आपको आर्गूमेंट करना, नॉन पेलेबल है तो आपको आर्गूमेंट करना पड़ेगा क्यों हम बेल चाहते हैं, तो बताना पड़ेगा। और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, तो बेल दे तो देगी। बेल दे दो। उसी का नाम है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द बेल, मजिस्ट्रेट की अपनी विवेकाधीन शक्ति। तो नॉन बेलेबल में बेल को रिजेक्ट करेगा तो विद रीजनेबल रीजन कि मैं इनके जमानत प्रार्थना पत्र को क्यों निरस्त कर रहा हूं। अगर बेल ग्रांट करता है तो भी लिखेगा कि मैं इनके जमानत के प्रार्थना पत्र को जमानत क्यों प्रदान कर रहा हूं। और जिसको BNSS पढ़ाया गया है उसको ये बताया गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी 3 लोग अधिकार के रूप में बेल की मांग करते यस सर। हैं। अनुराग जी, नॉन बेलेबल में से कौन से लोग हैं जो अधिकार के रूप में बेल की मांग करते हैं? ऐसे कौन से 3 लोग हैं? पहले तो पर्दा नशीन महिला हो गई, राइट, दूसरी ध्यान पे नहीं है सब, तीसरी ठीक तो है। दूसरी वाली ध्यान या तीसरी वाली ध्यान में लाई। वो भी नहीं। इसलिए जो पर्दा नशी दूसरे पे है, आप उसको पहले पे कर दिए तो पहला तो गायब हो गया। इसलिए आप लोग को बार बार सिखाते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 पे कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी, पहले 16 था, अब 18। ठीक। दूसरा कहा गया पर्दा नशीन, पर्दा नशीन महिलाएं उसको बोलते हैं जो किसी कस्टम के द्वारा, किसी रूढ़ के द्वारा समाज में नहीं आती हैं, पर्दे में रहती हैं, वो पब्लिक से नहीं मिलती जुलती, तो उनको कानून की कोई जानकारी भी नहीं होती, तो उनको क्या कहें, पर्दा नशीन। तो लेडीज भी हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तीसरा कहा गया अत्यंत वृद्ध एवं कमजोर व्यक्ति, अत्यंत वृद्ध एवं कमजोर यानी कि बहुत ही बुढ़ा हो गया है और क्या है, बहुत ही कमजोर है, चलना फिरना उठना बैठना, हार्ट का पेशेंट है, उसको डायबिटीज हो गया है, हर 5-5 मिनट पे यूरिन करने जाता है, हार्ट का पेशेंट है, घबराता है, पसीना छूटता है, ये कहा गया इसको बेल्ट तो जाए हॉस्पिटल वगैरह, घर पे रहे। 3 लोग को अधिकार के रूप प्रैक्टिकली जबकि नहीं होता है सर। नहीं होता क्यों, अगर आप प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट, बिल्कुल कैंसर का सर्टिफिकेट हम लोग पिटीशन फाइल करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, हाँ। तो उसमें लोग करता है क्या कि तुरंत रिमांड होम में भेज देता है लोग। रिमांड बेल रिजेक्ट, रिमांड अगर भेजा जाता है तो पूछताछ के लिए भेजा जाता रिमांड होम लोग भेज देता है सर, है, तो वो भी तो एक, पूछताछ के लिए नहीं। तो वो भी अच्छा, वो उसमें बोल रहे हैं तो वो जेल थोड़ी नहीं है, जेल तो नहीं है ना।
वो तो है ही, मतलब सुधार भी है वो। सुधारगृह जाइए, सुधारगृह वहाँ पे खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, आराम से रहिए। बिल्कुल। अगर अगर पढ़ाई करने वाला बच्चा है, टीचर आते हैं उनको पढ़ाने के, कहता है वहाँ पे टीचर वगैरह। बिल्कुल 18 ईयर्स के जो भी है सब तो सब सर लोग तो कैंसर का पढ़ेंगे, पेशेंट सुधार रहेगा होगी। तो उसको भी तो बेल देना चाहिए ना सर। तो दिया सर। एक कैंसर का कोई पेशेंट है तो हाँ, तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, ये जेल जाएंगे तो ये मर जाएंगे। आप मेडिकल सर्टिफिकेट जी लगाइए डॉक्टर का, इनका तो बहुत जरूरी है। तीसरा, सर 3 पर्दा ऐसे लोग नसीब हैं महिला कैसे डिफाइन कर पाएंगे सर? हैं, जहाँ पर्दा नसीब महिला कैसे डिफाइन जहाँ कर वो पाएंगे? निवास करती है, जहाँ की वो लेडीज है, ठीक है ना, जिस भी क्षेत्र की लेडीज है, उस क्षेत्र में उसके परिवार में पर्दा प्रथा है, जारी है। जैसे ट्राइबल्स एरिया, अब पर्दा नसीब में प्रियंका कुमारी, नेहा कुमारी, सारी कुमारियों को थोड़ी नहीं बेल मिलेगा, तब जेल जाएंगे, वहाँ चक्की पी। जी सर। और क्या, पर्दा नसीर यानी कि जो ट्राइबल्स एरिया में रहती है, अभी आप लोग बस सोचिएगा कोई ऑफेंस करेंगे तो बेल मिल जाए, ठीक है ना। पर्दा नसीर जो ट्राइबल्स एरिया में रहती है, पर्दा में रहती है, वो एरिया में जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है, तब उस एरिया में आप जाते तो हमारे एरिया में भी ट्राइबल, बिहार में भी बहुत सा ट्राइबल एरिया है हैं। सर, हाँ, तो अगर वो पर्दे में लेकिन अब तो रहती है, लगभग सब जगह समाप्त हो गया है। नहीं पर्दा है ऐसे नहीं, बहुत जगह पर, बहुत जगह पर कैमूर डिस्ट्रिक्ट गांव में है सर, गांव में बहुत है अभी। परसेंटेज बहुत कम आज के समय तो शून्य हो गया लगभग सर, में, शून्य नहीं क्योंकि हुआ। कैमूर जिला बिहार का सबसे सर हरियाणा हरियाणा में ट्राइबल तो एरिया सर है। बहुत अभी घूंघट प्रथा है, बहुत पर्दा प्रथा है यहाँ पे लेकिन सर जो कहने लोकल का में। सुनो भाई, जैसे हमारा इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट वो काफी हम्म, एडवांस है, लेकिन यहाँ पर भी जी पर्दा प्रथा है। ऐसे पर्दा प्रथा है, आपको बताएं है ही। कि अभी 8-10 साल पहले, कोविड के पहले यहाँ पर जो है बाल गणना हो रही थी, कितने बालक हैं और कितने बालक स्कूल जाते हैं, कितने बालक बालिका का एक सर्वे हो रहा है, ठीक। तो संडे का दिन था, तो जो ऑफिसर थे वो हमारे मित्र थे, हमसे बोले आज आप खाली हैं, चलिए कल आए देखें गांव में कैसे। तो शहर से मेन हेडक्वार्टर से 65 ईयर 65 किलोमीटर एक जगह था, तहसील थी कोराव, तो वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, भील जनजाति के लोग। जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो जो लेडीज थी वो पर्दे में रहती, और बोलिए 4 चकला वाले आ गए, 4 चकला मतलब 4 पहिया की गाड़ी वाले, और पर्दा बढ़ा ली। अब उनसे पूछा जाता है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, तो वो कहती है मनसेधु कौनो नहीं बाए, जब मनसेधु वही हैं तब बताइए, यानी जेंट्स नहीं है, जब जेंट्स आएंगे तो बताएंगे कि इस घर में कितने बच्चे हैं। तो जो ऑफिसर गए थे अपने टीम के साथ, बोले अरे आप तो बता सकती है कि आपके घर में 18 साल, तो पता चला कि और घर के अंदर चली गई, ठीक। दूसरी लेडीज से पूछा है इसके मुखिया कौन है, तो कहते हैं मनसेधु का नाम नहीं लेते हैं, अपने हस्बैंड का हम नाम नहीं लेते, ठीक। और आप समझिए 20-25 मिनट तक वो उनकी टीम पूरी खड़ी थी, घर के बाहर कोई नहीं निकला। तो प्रधान के पास, गांव का मुखिया था, तो बोले प्रधान जी बताइए कैसे जनगणना होगी सरकार की, बताने को कोई तैयारी नहीं। तो प्रधान ने बोला कि आप ऐसा करिए, ये डाटा छोड़े जाइए, ठीक है, हम इसको भरवा देंगे, अब आप आके रिसीव कर लीजिए, आपको कोई बताए था। और जितने देर 1-1.5 घंटे थे, कोई महिला अपने घर के बाहर नहीं निकली, भील जनजाति थी, ट्राइबल्स एरिया। तब हमको लगा कि देखिए होती है, ऐसा है कि परसेंटेज बहुत घट गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो नहीं हुआ। अभी आप लोग भी जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी बहुत से पर्दे में, यस सर। चाहे 100 में है से एक सर। ही हो, है तो ना। हम्म, सासू माँ पर्दे में रहती है, बहू जींस टॉप्स पहने रहती यस सर। यस सर। है, ये भी तो है ना, सासू माँ पर्दे में रहती है, देखा कि नहीं देखा। यस सर। हाँ, बहू अपना उस पे रहती है, बोलते हैं आज के ज़माने के बहू है पहने दो, लेकिन वो क्या करती है, जैसे हमारी मदर है 94 ईयर ओल्ड, कभी मत्थे के नीचे उनकी साड़ी नहीं आती, ऊपर नहीं जाती मत्थे के पता, आज की डेट में बताया, जबकि 94 ईयर चलना उनका मुश्किल रहता है, बड़े चल पाती, लेकिन जैसे अपने बेड से उठेंगे तुरंत साड़ी का पल्लू मत्थे तक। और कहीं अगर रूल है, गांव से कोई भी आ गया, मान लो का गांव भी यहीं पर है, महीने बाद पीरियड में कोई ना कोई आता है, कोई आया नहीं तो थोड़ा सा पर्दा और बढ़ा लेंगे, जबकि बोलेगा अरे हम तो चाची आपके भतीजे हैं बेटवा की तरह, बोले नहीं भाई गाँव देश का,
ये अभी बरकरार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग को मिलता कम है देखने को, तो लगता है कि पर्दा नशीन, ठीक है ना। आस्था पर्दा नशीन है राजनांदगांव में। सर यहाँ तो नहीं है उतना, पर जो हम लोगों का गांव है ऐसे घूंघट वगैरह का नहीं है। मतलब मैं जहाँ से, मतलब मैं तो नांदगांव में ही सर मेरा जन्म भी हुआ और सब कुछ हो रहा है, लेकिन मम्मी पापा जिस गांव से है ना, वहां पे एकदम ऐसे जैसा बाकी जैसे राजस्थान वगैरह में जैसा दिखाया, राजस्थान में ज्यादा आपको मिले, राजस्थान में हाँ, ज्यादा। यस सर। वैसा नहीं है सर, लेकिन जो है थोड़ा एक तो ये कहने का मतलब है कि अभी भी ये प्रथा बरकरार है। अगर ऐसी लेडीज अगर आएगी तो बेल दिया जाएगा, बाकी अन्य लेडीज को थोड़ी नहीं बेल मिलेगा। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? तो पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला, उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी इंटरव्यू में भी स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सेवा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण ही मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है, इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।